अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आपने कभी सोचा है कि कोरोना रिसेशन के बाद अमेरिका की जीडीपी 2022 में कितनी थी? वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ऑलमोस्ट 22 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी कि 22 खरब डॉलर्स। इसके अलावा क्या आपने ये सोचा या कभी इस हवाले से मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि कोरोना रिसेशन के बावजूद चाइना की इकॉनमी 2022 में कितनी रही है? तो ऑलमोस्ट वो 15 ट्रिलियन डॉलर्स को इस वक्त टच कर रहे हैं। चले हम उन कंट्रीज के साथ कंपेयर नहीं करते, अमेरिका, यूके या यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस हैं। हम अगर बात करते हैं अपने मुकाबले में वो डेवलपिंग कंट्रीज की जो हमारे साथ या हम हमारे बाद ही आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए, उनकी इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं। हम मिसाल ले लेते हैं इस वक्त चाइना की। चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ, लेकिन आज वो दुनिया की ऑलमोस्ट सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। उसकी चंद एक वजूहात है। वजूहात ये है कि उन्होंने अपनी मईशत को कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे रिलाई करने की एक प्लान बाकायदा बनाया। इंडिया हमसे आबादी में बेशक ज़्यादा है, रिसोर्सेज में हमसे ज़्यादा है, लेकिन जितना गैप हमारे दरमियान और इंडिया के दरमियान है वो बिल्कुल कतई नज़र इसके कि अपोजिट कंट्री या एनिमी कंट्री होने के बावजूद हम उनसे बहुत पीछे हैं। बांग्लादेश हमसे ऑलमोस्ट 22-23 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन आज उसकी इकॉनमी एक बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली एक दुनिया में एक ऐसी इकॉनमी है जो अपने मौजूदा वसाइल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए बहुत आगे निकल रही है। मगर हम बदकिस्मती से आज भी अपनी उसी बदतर हालत में हैं। कभी हम पर डिफ़ॉल्ट होने के क्राइसिस होते हैं, कभी हम किसी मुल्क से $2 बिलियन या $1 बिलियन का तेल ले रहे होते हैं, कभी हम खैरात और ज़कात वसूल कर रहे होते हैं। मगर नेशंस जो हैं वो खैरात और ज़कात से और फंड से और भीख से कभी भी नहीं चला करते। मैं अमूमन सोशो इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा बात करता हूँ। अक्सर व बेशतर मेरे मौज़ूआत में इकोनॉमिक्स का एक अहम किरदार होता है और साथ ही साथ माशरती पहलू से उसको उजागर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशन को थोड़ा एक्सपेंड करें, फैलाएं, तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि तारीख़ में हम कुछ ऐसे वाक़यात या ऐसे पीरियड्स को देखते हैं, अगर हम स्टडी करते हैं, अगर हम उसको सर्च करते हैं, तो हमें ऐसे मिलता है कि जितने भी माशरे होते हैं वो हमेशा मार किस बात से खा जाते हैं कि वो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। किसी भी माशरे की तरक्की के लिए सबसे पहला शर्त यह है कि वो मुआशी तौर पर यानी कि मईशत के लिहाज से वो स्ट्रॉन्ग हो। रोमन एम्पायर को देख लें, उन्होंने सबसे पहले काम ये किया, अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग किया, चाहे वो टैक्स कलेक्शन की फॉर्म में हो, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की फॉर्म में हो, या बाकी किसी भी रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन की सूरत में हो। इसी तरह नियरेस्ट टू 21st सेंचुरी अगर हम देखें कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तारीख़ में एक ये बहुत बड़ा पहलू है कि जंग अज़ीम अव्वल के बाद जो सेंट्रल पावर्स थी यानी कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ओटोमन एम्पायर्स, तो उन्होंने बहुत बहुत बुरी शिकस्त खाई। लेकिन उनको इस हवाले से एक चीज़ क्लियर थी कि अगर हम अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं करते तो न सिर्फ हम कैद साली, मौत, बीमारियां, भूख, अफलास, हर चीज़ में बहुत पीछे रह जाएंगे और हमारे नापैद होने का यानी कि हमारे बिल्कुल कोलैप्स होने का ख़तरा है। कोलैप्स तो ऑलरेडी हो चुके थे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद होती है कि एक कोई भी माशरा या कोई भी स्टेट सरवाइव कर सके। तो उन्होंने ये किया, अपने आप को सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसीज प्लान्स बनाए। जर्मनी 1918 के बाद यानी कि 1918 की जंग के ख़त्म होने के बाद टिल 1933 तक
اس ملک نے سب سے زیادہ جو کام کیا وہ یہ تھا کہ اپنی اکانومی کو مختلف پہلوؤں سے اتنا اس کو یوٹیلائز کیا، اپرچونیٹیز کو اتنا یوٹیلائز کیا، اپنے ریسورسز کو اتنی، اپنی کیپیبلٹیز کو اتنا یوٹیلائز کیا کہ وہ ایک یورپ میں ایک نیا اکانومیکلی جاگتا ہوا ایک نیا ستارہ اجاگر ہو رہا تھا۔ اس کنٹری نے وقت کے ساتھ اپنے ایگریکلچر پہ اتنا کام کیا کہ وہ ایگریکلچر وائز اپنے آپ کے لیے وہ نہ صرف انڈیپینڈنٹ ہوا بلکہ اپنے آس پاس اسٹیٹس کو بھی پرووائڈ کرنے لگا اناج، فوڈ، اسٹائپنڈ وغیرہ۔ ساتھ ہی ساتھ انڈسٹری میں انہوں نے اتنا اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا کہ وہ وہیکلز میں، چاہے وہ انجنز میں یا جتنی بھی انڈسٹریل پروڈکشنز تھی اس میں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنا کر بہت آگے نکل گئے۔ کیونکہ آج کے زمانے میں یہ حرف آخر ہی سمجھے آپ کہ کوئی بھی معاشرہ اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو وہ اکانومیکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، جبکہ ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ، یہ چیز بہت ناپید ہے، یہ سوچ بہت ناپید ہے کہ ہم اپنی اکانومک پراسپیرٹی کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دے رہے۔ ہم شارٹ ٹرم پالیسیز کی طرف، شارٹ ٹرم ایک گلیمر جو ہوتا ہے یعنی کہ وقتی طور پر جو ایک نمائش ہوتی ہے، ہم صرف اسی پر فوکس کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے لانگ ٹرم پالیسیز کا بالکل